हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि आपके वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम जो आपका पिछले लेक्चर का होमवर्क था उसे डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो आपके आगे का टॉपिक है यानी त्वरण, एक्सेलरेशन, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आपका जो पिछला क्वेश्चन था जो हमने होमवर्क में आपको दिया था वो क्या था? उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, यानी जो उषा है वो एक 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है। She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight line। यानी क्या कहा गया है कि जो उषा है वो क्या करती है, एक छोर से दूसरी छोर तक तैरती है और फिर वापस पहले यानी जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंचती है। और इस जर्नी में उसने वो कितनी दूरी तय करती है? 180 मीटर की। और उस दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगता है? 1 मिनट। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। उषा की एवरेज स्पीड यानी औसत चाल और औसत वेग निकालिए। उषा 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है। वह 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और वापस उसी सीधे रास्ते पर तैरकर 180 मीटर की दूरी तय करती है। उषा की औसत गति, यानी यहाँ पे औसत चाल की बात की जा रही है, उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। यानी आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? आपको ये दिया गया है कि जो उषा है वो तैर रही है। ठीक है, तैर रही है, तो पूल की लंबाई कितनी है? सबसे पहले ये नोट कर लेते हैं। आप लिखेंगे लेंथ ऑफ पूल। पूल की लंबाई कितनी दी गई है? 90 मीटर। अब ये कहा गया है कि जो पूल की लंबाई है, ठीक है, वो 90 मीटर है। ठीक है, और जो उषा है वो क्या करती है? वो इस पूल में तैरती है। यहाँ से मान लीजिए वो तैरना शुरू करती है ए बिंदु से, वो तैरती है, बी बिंदु तक पहुंचती है, फिर वापस तैर के ए बिंदु पे आ जाए। तो इस जर्नी में वो कितनी दूरी तय कर रही है? 180 मीटर की दूरी। ठीक है, 180 मीटर की दूरी और कितने समय में? 1 मिनट। तो आप लिखेंगे द डिस्टेंस which she covers in 1 minute equals to 180 मीटर। आप लिखेंगे उषा 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 180 मीटर की। तो इसके अनुसार उषा की स्पीड क्या होगी? ठीक है, औसत की उषा की कुल चाल क्या होगी? तो आप लिखेंगे उषा की औसत चाल यानी एवरेज स्पीड ऑफ उषा। उषा की एवरेज स्पीड यानी औसत चाल कितनी होगी? उसने कुल कितनी दूरी तय की है? 180 मीटर। और कितने समय में? 1 मिनट में। तो आप लिखेंगे 180 बाय 1 मिनट। यहाँ पे
औसत जो चाल है वो ऐसी क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि वो 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय करे। ठीक है, तो ये क्या हो गई इसकी 180 टोटल लेंथ हो गई, यानी जितना वो तैरती है टोटल लंबाई, और कितना समय लग रहा है 1 मिनट। तो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 1 मिनट। अब आप इसे मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अब इसे मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करने के लिए आप एक चीज ऑब्जर्व करें, क्या कि जो दूरी है वो तो मीटर में है, यानी वो ठीक है, लेकिन क्या चेंज करना है, समय। समय मिनट में है, इसे सेकंड में परिवर्तित करना है। आप ये जानते हैं कि जो 1 मिनट होता है वो बराबर होता है आपके 60 सेकंड के। तो आप क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको किसको बदलना है 1 मिनट को, और 1 मिनट से गुणा कब होगा 60 सेकंड, जब आप इस ये जो चाल है औसत चाल है इसे 1/60 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड आई है, एवरेज स्पीड ऑफ उषा, यानी उषा की औसत चाल कितनी आई है 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो उषा की जो औसत चाल है वो कितनी आई है 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है। ठीक है, आप इसे नोट भी करते रहेंगे साथ में। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। ठीक है, अब हम बात किसकी करते हैं, इसके दूसरे पार्ट की, यानी यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं क्या बताया गया है, पुल की लंबाई बताई गई है, और ये बताया गया है कि जब उषा एक छोर से दूसरे छोर पे तैरती है फिर वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाती है, तो वो 180 मीटर की दूरी तय करती है और 1 मिनट में इस दूरी को वो तय करती है। यहाँ पे बात हो रही है अब एवरेज वेलोसिटी की, तो अभी तक हमें दूरी के बारे में पता था। अब अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है विस्थापन, यानी कुल विस्थापन। ठीक है, कुल विस्थापन बटा कुल समय, यानी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, विस्थापन की, यानी आपको वेग निकालने के लिए, औसत वेग निकालने के लिए विस्थापन की आवश्यकता होगी। अब जैसे कि आपने जब आप विस्थापन के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने क्या समझा था, आपने ये देखा था कि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का सबसे छोटा पथ है, यानी smallest distance between initial and final position of an object is called its displacement। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो आपकी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसकी प्रारंभिक यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे कम दूरी। अब यहाँ पे आप ये जानते हैं, ये कहा गया है कि उषा ए बिंदु से बी बिंदु पे जाती है, तैरते हुए जाती है, फिर बी से वापस ए में आती है। तो जब उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों क्या है, ए है, तो आप ये देख सकते हैं कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका
टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कुल विस्थापन कितना होगा, 0 मीटर। क्यों होगा? क्योंकि उषा की जो प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति है वो एक ही है, ठीक है, इसलिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइम की, यानी कुल समय की। तो टोटल टाइम पूरी जर्नी का कितना है, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट है पूरी जर्नी का, ठीक है। तो यहाँ पे विस्थापन आपका 0 आया है, समय आपका 1 मिनट आया है, तो आपकी जो औसत वेग है वो क्या होगा, औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो कुल विस्थापन कितना है, 0 है, टाइम 1 मिनट लगा, या आप लिख सकते हैं 1/60 सेकेंड, यानी 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी है, औसत वेग है, वो कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वहीं अगर हम औसत चाल की बात करें तो औसत चाल है 3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग के परिवर्तन की दर। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हमने अभी तक डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझा, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, ठीक, गति क्या होती है, गति के परिवर्तन की जो दर है, यानी बेसिकली हम किसकी बात कर रहे थे, हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के परिवर्तन की दर की बात कर, जिसमें हमने वेलोसिटी यानी वेग और स्पीड यानी चाल, दोनों के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। अब हम बात करते हैं कि जो वेलोसिटी होती है यानी वेग होता है, वेग के परिवर्तन की दर क्या होती है। अभी तक हमने क्या देखा, जब भी कोई वस्तु गति करती है तो क्या होता है, वह क्या करती है, वह जो है अपनी स्थिति को बदलती है। स्थिति को बदलने के दौरान क्या होता है, किसी समय अंतराल में वो ज्यादा दूरी तय करती है, किसी में वो कम दूरी तय करती है, या किसी में वो बराबर दूरी तय करती है, ठीक है। या हमने ये भी देखा है कि जब हम बात करते हैं इन कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, यानी पोजीशन के बदलने की दर, ठीक। अब ऐसे भी हो सकता है कि अलग अलग समय अंतराल में जो वस्तु है उसका जो वेग है या उसकी जो स्पीड है उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को जब हम लेते हैं जहां पर वेग में समय के साथ परिवर्तन आता है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, यानी त्वरण। यानी इस कॉन्सेप्ट से हम क्या समझते हैं, मान लीजिए एक वाहन है जो कि चल रहा है, गति कर, ठीक है। अब क्या होता है, वो पहले जो 1 मिनट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो 2 सेकंड है, ठीक है, पहले जो 2 सेकंड है उसमें वो 1 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अगले 2 सेकंड में, यानी जब वो ए से बी की ओर जाता है, तो वो कितने मीटर की दूरी तय कर रहा है, आप देख सकते हैं 9 मीटर की दूरी वो तय कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जब वो अगले 2 सेकंड चलता है तो आप देख सकते हैं कि वो 15 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, पहले 2 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय की, दूसरे 2 सेकंड में 9 मीटर की दूरी तय की, तीसरे 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय की। अब तीनों केसेस में अगर हम वेलोसिटी की बात करें, या जो आपकी वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है उसकी अगर हम बात करें, तो पहले केस में जो आपका वेलोसिटी आई, वेग आया, वो आया 1 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे में सॉरी एक बाय, पहले में आया आपका 1/2 मीटर पर सेकंड,
दूसरे केस में कितना आया 9/2 मीटर पर सेकेंड। तीसरे केस में 15/2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि पहले 2 सेकेंड में कितना आ रहा है वेलोसिटी 0.5। ठीक है, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरे 2 सेकेंड में कितनी आ रही है, ठीक है, तो ये आ रही है आपकी अप्रोक्सीमेटली 4.4 मीटर पर सेकेंड। तीसरे 2 सेकेंड में कितना आ रहा है, तीसरे 2 सेकेंड में आपका आ रहा है 7.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि पहले समय अंतराल में यानी पहले 2 सेकेंड में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वेग कितना है 0.5, दूसरे 2 सेकेंड में 4.4 और तीसरे 2 सेकेंड में 7.5। ठीक है, अब ये क्या निकल गई, वेलोसिटी निकल गई। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, समय के साथ वेग में परिवर्तन आ रहा है। तो जो समय के साथ वेग में परिवर्तन आता है इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी त्वरण। आप देख सकते हैं अगर आप पहले जो आपका केस है और जो दूसरा केस है इनमें जो वेलोसिटी है, वेग है, इनमें अगर आप डिफरेंस देखें तो आपके पास आ रहा है 3.9 का डिफरेंस, 3.9 का डिफरेंस आ रहा है, 4.1 का, ठीक, 3.9 का आपका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर हम सेकेंड और थर्ड केस की बात करें, अब इसको अगर हम देखते हैं तो आपका आ रहा है 3.1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले केस में दूसरे केस में आपको यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, वेलोसिटी में यानी वेग में परिवर्तन आ रहा है। इसी तरीके से सेकेंड और थर्ड केस में भी क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है वेलोसिटी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो समय के साथ यहाँ पे परिवर्तन आ जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आपका त्वरण। ठीक है, तो किसमें परिवर्तन आता है, वेलोसिटी में, वेग में। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, समय के साथ वेग में परिवर्तन आ रहा है और समय के साथ ये जो वेग में परिवर्तन है इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो त्वरण बेसिकली क्या है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी त्वरण को समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर में रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की यानी त्वरण की, तो त्वरण क्या होता है कि समय के साथ वेग में यानी वेलोसिटी में क्या परिवर्तन आ रहा है, कितना परिवर्तन आ रहा है, वही एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है। ठीक है, तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि वेलोसिटी यानी वेग क्या है। तो यहाँ पे क्या हम बात कर रहे थे, हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे त्वरण की। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण जो है समय के सापेक्ष जो है वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन की दर, यानी समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम एक्सेलरेशन के रूप में समझते। ठीक है, अब वेग क्या होता है, वेग का आपको फॉर्मूला पता है, विस्थापन बटा समय यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और अगर हम वेग की बात करें तो वेग क्या है, विस्थापन के परिवर्तन की दर। ठीक है, विस्थापन के परिवर्तन की दर ही आपका वेग होता है। और हमने वेग के बारे में क्या पढ़ा है कि जो वेग होता है आपका वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम वेग की बात करें तो वेग जो है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ दिशा भी होती है, इसलिए क्या है, एक सदिश राशि। ठीक है, तो अब वेग में जो परिवर्तन की दर है उसी को हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। जिस तरीके से हमने वेग के बारे में बात की, वेलोसिटी के बारे में बात की कि वेलोसिटी की क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, यानी परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। बिल्कुल इसी तरीके से एक्सेलरेशन का भी परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, यानी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, वेलोसिटी की तरफ, यानी जो वेलोसिटी की दिशा होती है वही आपके एक्सेलरेशन की भी दिशा होती है।
ठीक है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। त्वरण को समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या है? त्वरण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि का अर्थ क्या है? इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अब अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, यानी त्वरण की, तो त्वरण को हम लिख सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। यानी अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, यानी त्वरण की बात करें, तो ए क्या है आपका? त्वरण, एक्सेलरेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं d2x बाय dt, ठीक है, या a बराबर dv बाय dt। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं x किसको दर्शाता है? स्थिति को, पोजीशन को। v किसको दर्शाता है? वेलोसिटी को, वेग। तो यहाँ पे d2x बाय dt स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x, यानी जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो क्या है? पोजीशन का सेकेंड डेरिवेटिव है। इसी तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, तो एक्सेलरेशन जो है वेग का फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, पहला डेरिवेटिव। तो आप देख सकते हैं a बराबर dv बाय dt, ठीक है। It is also the second derivative of position with respect to time, और it is the first derivative of velocity with respect to time, ठीक है। यानी यह समय के संबंध में स्थिति का दूसरा व्युत्पन्न भी है, यह समय के संबंध में वेग का पहला व्युत्पन्न भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की, यानी त्वरण का सूत्र। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूला की, यानी त्वरण के फॉर्मूला यानी सूत्र। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, इसको आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी एक्सेलरेशन यानी त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, ठीक है। अंतिम वेग, तो आप एक्सेलरेशन का जैसे कि आप जानते हैं फॉर्मूला है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है, अपॉन समय यानी बटा समय। तो हम इसे लिख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं फाइनल वेलोसिटी को आप v लिखते हैं और इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग को आप u लिखते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं v माइनस यू बाय टी, टी यानी टाइम, ठीक है। तो ये क्या है आपका? एक्सेलरेशन यानी त्वरण का फॉर्मूला, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, a बराबर वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे वी एफ क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी है यानी अंतिम वेग है, और वी आई क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी है यानी प्रारंभिक वेग, ठीक है, इस तरीके। अब अगर हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण की बात करें, तो त्वरण की जो एसआई यूनिट है यानी एसआई मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वेलोसिटी यानी वेग की बात करें, तो वेग का जो है एसआई यूनिट क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। टाइम यानी समय का है सेकेंड, ठीक है।
और चेंज इन वेलोसिटी भी आप मीटर प्रति सेकंड में ही लिखते हैं। तो ये इसकी क्या है, एसआई यूनिट। अब अगर हमारे पास ऐसी कोई मोशन है, ऐसी कोई गति है जिसमें क्या हो रहा है, समय के साथ वेग में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, समय के साथ वेग में परिवर्तन आ रहा है, तो ऐसी गति को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, यानी त्वरित गति। यानी क्या हो रहा है, समय के साथ वेग में परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक वाहन है, वो चल रहा है, वो पहले ए बिंदु से बी बिंदु की ओर चलता है, ठीक है, तो उसकी जो इस समय यानी ए से बी में जाने में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यानी 1 सेकंड में वो 2 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड। फिर वो बी से सी की ओर जाता है और बी से सी पे जाने पर उसका जो वेग है, उसकी जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यानी 1 सेकंड में जो वाहन है वो बी से सी की ओर जाने पर जो उसका वेलोसिटी है, वेग है, वो 4 मीटर प्रति सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड है। इसी तरीके से जब वो सी से डी की ओर जाता है तो इस दूरी को तय करने में जो उसका वेग या जिस वेग से वो इस दूरी को तय करता है वो 6 मीटर प्रति सेकंड है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, इस मोशन में, इस गति में क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड का क्या आ रहा है, यहाँ पे परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, समय के। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड, किसमें हो रहा है, 1 सेकंड में। तो यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वो कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके की जो गति है जिसमें क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन आ रहा है समय के साथ, इस प्रकार की जो गति है, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि जो आपके मुक्त पतन में कोई वस्तु होती है, ठीक है, आप छत में गए, छत से आपने बॉल फेंकी, बॉल नीचे आई, तो बॉल किस में आती है, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, तो वो एक उदाहरण है त्वरित गति, ठीक है। जीआईसी डूंगरी, बेटा ठीक तरीके से बैठिए आप लोग, ठीक तरीके से नहीं बैठे हैं आप लोग। अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, त्वरण की बात करें, तो त्वरण क्या है, सदिश राशि, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और आपका जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की दिशा के विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में है, तो उस केस में हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं। अगर जिस दिशा में वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है या जिस दिशा में वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो दिशा है, वेग की जो दिशा है, उस दिशा में अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेते हैं। कैसे लेते हैं, पॉजिटिव यानी धनात्मक, ठीक है। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है, यानी ऐसी गति जिसमें क्या हो रहा है, समय के साथ वेग में परिवर्तन। The acceleration is taken to be positive. Acceleration यानी त्वरण को आप पॉजिटिव लेते हैं if it is in the direction of velocity. अगर ये वेग की दिशा में, यानी जो चेंज आ रहा है वो वेग की दिशा में है, या एक्सेलरेशन अगर वेग की दिशा में है तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एंड नेगेटिव व्हेन इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और अगर ये वेलोसिटी यानी वेग की दिशा के विपरीत दिशा में है तो इस केस में जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव होगा। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो त्वरण धनात्मक माना जाता है, और जब यह वेग की दिशा के विपरीत है तो इसे ऋणात्मक माना जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। अब हम जो है बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, यानी एक समान त्वरण। जैसे कि आप जानते हैं हमने अभी तक गति की बात करी थी, तो हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा था, यानी एक समान गति और असमान गति। इसी तरीके से जब हम वेलोसिटी यानी वेग की बात कर रहे थे, वेग में, स्पीड में भी हमने यूनिफॉर्म स्पीड और आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसी तरीके से वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस तरीके से हमने ये कॉन्सेप्ट समझे।
अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। आपको सामने एक फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो गाड़ी है, ठीक है, आपको दिख रही है गाड़ी है, ठीक है। पहले 1 सेकंड में ये क्या करती है, ये जिस वेग से चलती है वो कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड में ये 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, यानी वेलोसिटी से चलती है। फिर अगले 1 सेकंड ये क्या करती है, 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों केस में समय अंतराल बराबर है और वेग में जो परिवर्तन आ रहा है, अगर आप वेग में परिवर्तन देखें तो कितने का आ रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कितने का आ रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी वेग में जो परिवर्तन जो है बराबर आ रहा है, यानी समय अंतराल बराबर है, साथ ही साथ वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी बराबर। तो इस तरीके का जो मोशन होता है इसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या एक समान त्वरित गति कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सेलरेशन या ऐसा त्वरण जिसमें क्या होता है, बराबर समय अंतराल में वाहन की जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, वो उसमें जो परिवर्तन आता है वो बराबर होता है। तो इस प्रकार का जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण हो। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूव इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ। कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु समान त्वरण में चलती है, यदि समय के समान अंतराल में समान मात्रा में वेग बढ़ता है, यानी समय का अंतराल बराबर है, साथ ही साथ वेग में अगर परिवर्तन भी बराबर है, तो इस प्रकार का जो त्वरण होता है वो यूनिफॉर्म यानी एक समान त्वरण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर है, ये आपका वीटी ग्राफ है, वेग समय ग्राफ। तो जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यानी एक समान त्वरित गति की बात करते हैं, तो इस केस में जो आपका वीटी ग्राफ होता है यानी वेग समय ग्राफ होता है, वो इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। एक समान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a free fall object possess uniform acceleration। उदाहरण के लिए एक मुक्त पतन में जो वस्तु होती है या जो फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट होती है वो क्या है, उदाहरण है एक समान त्वरण। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो। ठीक है, तो इसके साथ आपका हमने जो है कॉन्सेप्ट अभी जो समझा वो आपका एक समान त्वरण है। नेक्स्ट लेक्चर में हम असमान त्वरण की बात करें। तो बच्चों आज हमने एक न्यूमेरिकल को डिस्कस किया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हमने जो त्वरण का कॉन्सेप्ट है यानी एक्सेलरेशन के बारे में हमने समझा और साथ ही साथ हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण क्या होता है ये भी जाना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आपको इन टॉपिक को रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम असमान त्वरण की बात करेंगे। ठीक है, और आप इसको रिवाइज करते रहें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट उत्पन्न होता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।